ना। तो बेटा कल अपन बैलेंस ऑफ पेमेंट का जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो हम क्या पढ़ रहे थे? कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे सर? कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। मैंने कल आपको बताया भी था कैपिटल अकाउंट के टोटल कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 5। कैपिटल अकाउंट के टोटल कितने कंपोनेंट होते हैं बेटा? 5 होते हैं। देखो मैं बोर्ड पर वापस से एक बार आपके लिए ओपन करके देता हूं। तो कैपिटल अकाउंट के टोटल 5 कंपोनेंट्स होते हैं। अब कैपिटल अकाउंट का बच्चों सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? तो बेटा कैपिटल अकाउंट का सबसे पहला कंपोनेंट है बोरोइंग्स। कल हमने बोरोइंग्स पढ़ी थी। तो सबसे पहले बोरोइंग्स के बारे में क्या चीज की क्लैरिटी चाहिए? सबसे पहले बोरोइंग्स के बारे में यह क्लैरिटी चाहिए कि या तो हम आरओडब्ल्यू को बोरोइंग्स देंगे या हम आरओडब्ल्यू से बोरोइंग्स लेंगे। मान लीजिए मैंने आरओडब्ल्यू से बोरोइंग्स ली, बोरोइंग्स फ्रॉम आरओडब्ल्यू। तो अगर आप आरओडब्ल्यू से बोरोइंग्स लेते हैं तो वो एक पॉजिटिव आइटम है, उससे फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होता है, क्रेडिट आइटम है। और अगर आप आरओडब्ल्यू को बोरोइंग्स देते हैं तो वो नेगेटिव आइटम है, उससे बोरोइंग्स देने से, बोरोइंग्स टू आरओडब्ल्यू से हमारी कंट्री से फॉरेन करेंसी जाती है। देखो इसमें भी ना मैं क्लैरिटी आपको देता हूं, समझना प्लीज। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है बताओ? कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस आते हैं which affect assets and liabilities, which affect assets and liabilities in relation to ROW। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करने से हमारे असेट लाइबिलिटी अफेक्ट हो रहे हैं, क्या बोल रहा हूं, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करने से हमारे असेट लाइबिलिटी अफेक्ट हो रहे हैं इन रिलेशन टू ROW, तो दैट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो क्या बोरोइंग से असेट लाइबिलिटी अफेक्ट होती है? सोच के देखो। अगर बोरोइंग्स ली है हमने, बोरोइंग्स फ्रॉम आरओडब्ल्यू, तो अगर आप आरओडब्ल्यू से बोरोइंग्स लोगे तो इससे आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, देयरफॉर इट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। अच्छा, आपने आरओडब्ल्यू को बोरोइंग्स दी हैं, तो ऐसे सोचो अगर हमने आरओडब्ल्यू को बोरोइंग्स दी हैं तो आरओडब्ल्यू को दी गई बोरोइंग्स हमारे लिए असेट है। अगर मैं किसी को लोन दे रहा हूं तो वो मेरी बैलेंस शीट में डेबिट साइड पर आएगा, मेरी बैलेंस शीट में असेट साइड पे आएगा। तो अगर आप आरओडब्ल्यू को बोरोइंग्स देते हैं तो उससे आपके असेट्स इंक्रीज होते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ऐसे नहीं सोचना है तो ऐसे सोच लो, मैंने अगर आरओडब्ल्यू को बोरोइंग्स दी हैं तो आरओडब्ल्यू की लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई इंडिया में, तो दैट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। पहले बताओ यहां तक याद आया? और कल मैंने आपको बताई दिया था कि बोरोइंग्स दो तरह की होती हैं, एक एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग होती है और एक एक्सटर्नल असिस्टेंस होती है। पहले बताओ ये क्लियर है? चलो अब कैपिटल अकाउंट का अगला कंपोनेंट आता है, कैपिटल अकाउंट का अगला कंपोनेंट आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है? सब फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये है कि या तो इंडिया के लोग बाहर जाके पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या बाहर के लोग इंडिया में आके पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर इंडिया के लोग बाहर जाके पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उससे हमारी कंट्री से फॉरेन करेंसी जाएगी, फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होगा, तो दैट इज अ नेगेटिव आइटम एंड दैट विल बी रिकॉर्डेड एज डेबिट आइटम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। और मान लीजिए बाहर के लोग इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए बाहर के लोग इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो दिमाग लगाओ, अगर बाहर के लोग इंडिया में आके पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, रटने का नहीं है, अगर बाहर के लोग इंडिया में आके पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसे सोचो कि अगर बाहर के लोगों ने इंडिया में आके पैसा इन्वेस्ट किया तो इंडिया में तो फॉरेन करेंसी आ रही है ना, तो दैट इज अ पॉजिटिव आइटम, दैट इज अ क्रेडिट आइटम ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा, ये कैपिटल अकाउंट में क्यों आ रहा है? इन्वेस्टमेंट एसेट है। अगर हम बाहर जाके पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे इंडिया के बाहर असेट्स क्रिएट हो रहे हैं, और बाहर के लोग अगर इंडिया में आके इन्वेस्ट करेंगे तो बाहर के लोगों के इंडिया में असेट्स क्रिएट हो रहे हैं। सो दैट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। कोई दिक्कत? अगर हम बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नेगेटिव आइटम है, डेबिट आइटम है। बाहर के लोग इंडिया में आके इन्वेस्ट करेंगे तो पॉजिटिव आइटम है, क्रेडिट आइटम है। समझ में आ रही है क्या ये बात?
तो अब ये समझो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी दो तरह की होती है। एक तो होती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इसे FII बोलते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को याद रखना पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसे FDI बोल दिया हमने। अब सुनो, मैं आपको समझा क्या रहा हूं, रटो मत, समझो। सर, अगर बाहर के लोग इंडिया में आके या इंडिया के लोग बाहर जाके शेयर्स में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, यानी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में करी जाए उसे बोला जाता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स। बाहर के लोग आए, आके उन्होंने इंडियन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया, या इंडिया के लोग बाहर गए और उन्होंने बाहर की कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एंड व्हाट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? सर, इंडिया के लोग अगर इंडिया के बाहर जाके या बाहर के लोग इंडिया में आके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें। सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं और एकदम जेन्युइन एग्जांपल है, जारा है। जारा फ्रांस की कंपनी है। अब जारा ने, जो कि एक फ्रांस की कंपनी है, इंडिया में बहुत सारे क्या ओपन कर दिए? स्टोर्स। सब जानते हैं जारा के बहुत सारे इंडिया में स्टोर्स हैं। अब जारा ने वो स्टोर खोले होंगे तो उसके लिए लैंड भी खरीदी होगी, बिल्डिंग भी खरीदी होगी, फर्नीचर भी खरीदा होगा, प्लांट एंड मशीनरी भी खरीदी होगी। तो वो क्या हो गई बेटा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गई कि बाहर के लोगों ने इंडिया में आके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दिया। अच्छा, उसी तरीके से चलो दूसरा एग्जांपल देते हैं। इंडिया के लोग बाहर जाके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें। जैसे इंडिया की कंपनी है टाटा। टाटा ने अपने बहुत सारे ऑफिसेस खोले हुए हैं यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। तो अब टाटा ने अगर यूके में ऑफिसेस खोले तो यूके में उन्होंने ऑफिसेस खोलने के लिए लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी सब खरीदा होगा। दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर इंडिया में या इंडिया के बाहर जाके बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ब्रांच खोलने में, ऑफिसेस खोलने में, तो दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और अगर बाहर के लोग इंडिया में या इंडिया के लोग बाहर जाके शेयर्स में, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। समझ में आया? अच्छा, इसमें एक चीज समझाता हूं, बहुत अच्छी। एक और एग्जांपल देता हूं। आपने कंपनी का नाम सुना, फर्नीचर की कंपनी है बहुत बड़ी, आइकिया। ठीक है। अब आइकिया ने भी इंडिया में बहुत सारे स्टोर्स खोले हुए हैं, तो दैट इज अगेन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, एक कंपनी है एप्पल। एप्पल ने इंडिया में अभी फैक्ट्री लगा दी है बेंगलोर में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो दैट इज अगेन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। समझ में आया? बोलो यस और नो। तो कैपिटल अकाउंट का एक और कंपोनेंट क्या हो गया? कैपिटल अकाउंट का एक और कंपोनेंट हो गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पढ़े फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है? पढ़िए। तो देखो क्या लिखा हुआ है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या हुई? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड bonds of companies. It is also called foreign institutional investment. ठीक है। और दूसरी चीज क्या बताई मैंने? foreign direct investment refers to ownership of enterprises या businesses in domestic country by ROW। मतलब ROW के लोग by ROW इंडिया में आके डोमेस्टिक कंट्री में बिजनेसेस चालू कर दें, एंटरप्राइजेस चालू कर दें, तो हम कहेंगे कि उन्होंने क्या करी है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करी है। आज जितनी भी है बाहर की कंपनीज है, सुजुकी है, टोयोटा है, एप्पल है, सैमसंग है, इन सब ने इंडिया में क्या करी हुई है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करी हुई है। युंडे है, युंडे कहां की कंपनी है? साउथ कोरिया। सैमसंग कहां की कंपनी है? साउथ कोरिया। इन्होंने इंडिया में ऑफिस खोले हुए। एलजी कहां की कंपनी है? साउथ कोरिया। सुजुकी कहां की कंपनी है? जापान। टोयोटा कहां की कंपनी है? जापान। यामाहा कहां की कंपनी है? जापान। तो इन लोगों ने इंडिया में आके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करी हुई है। आती है बात समझ में? नहीं आती है? ठीक है। हाँ बेटा आप बोलिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं करता बेटा, बिल्कुल करता है। बिजनेस पे अप्लाई करता है। गुड और सर्विस से क्या मतलब है?
यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब इसमें ना मैं एक बात लिखा रहा हूं, थोड़ा सा एडजस्ट करके स्पेस को लिख लेना, थोड़ा सा स्पेस लगेगी, आप एडजस्ट करके उसको मैनेज करना। मैं लिखवा देता हूं। पेपर में कई बार क्या होता है, ऐसे आ जाता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बताओ कैपिटल अकाउंट में पॉजिटिव आइटम है या नेगेटिव आइटम है? तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम आरओडब्ल्यू इन इंडिया, तो पॉजिटिव आइटम है क्योंकि फॉरेन करेंसी आएगी। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय इंडिया इन आरओडब्ल्यू, नेगेटिव आइटम है क्योंकि उससे फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होता है। ठीक है, तो एक इंप्लाइड यहां लगा के थोड़ा छोटा छोटा करके लिख लेना, और एक इंप्लाइड यहां लगा के लिख लेना। पहले एक पॉइंट लिख रहा हूं, लिखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय आरओडब्ल्यू in India is a credit item as it causes inflow of foreign exchange, as it causes inflow of foreign exchange. Foreign investment in ROW by India is a negative item, debit item लिख देता हूं, is a debit item as it causes outflow of foreign exchange। ठीक है, तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बाय आरओडब्ल्यू इन इंडिया, तो क्रेडिट आइटम है, एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन आरओडब्ल्यू बाय इंडिया डेबिट आइटम है। ठीक है, हाँ बेटा बोलो। हाँ, यहां तक क्लियर है? बोलो आया नहीं आया? यहां तक आया नहीं आया बताओ। तो कितने कंपोनेंट्स हो गए बताओ कैपिटल अकाउंट के? दो कंपोनेंट, मेन यही थे दो, एक तो बोरोइंग्स और एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब देखो अगला आइटम कितना इजी है। ये लिख लिया आपने? तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एकदम क्लियर हो गई। दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, एक तो होती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या है कि बाहर के लोग इंडिया में आके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? बाहर के लोग इंडिया में आके बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब एक होता है बेटा एनआरआई डिपॉजिट। क्या होता है एनआरआई डिपॉजिट? व्हाट इज एनआरआई? नॉन रेसिडेंट इंडियन। एनआरआई डिपॉजिट, व्हाट इज एनआरआई डिपॉजिट? सर पहले ये समझो, बैंक अकाउंट आपका असेट है, बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो भी आपका असेट है, बैंक में एफडी करा दी वो भी आपका असेट है। अब ऐसे समझो एक बंदा है जो इंडिया के बाहर रहता है, मान लो कविता है। कविता कहां रहती है? मान लो कौन सी कंट्री में रहना चाहते हो कविता आप? उरुग्वे? कहां? यूके। तो ये यूके में रहना चाहती है। ठीक है, अंग्रेज चले गए, कविता छोड़ गए। ठीक है, तो ये यूके में रहना चाहती है, यूनाइटेड किंगडम में। अब ये यूनाइटेड किंगडम में रहती है। अब यूके की बंदी हो गई एनआरआई। अब इस बंदी ने इंडिया में आके बैंक अकाउंट खोला। क्यों खोला होगा इंडिया में बैंक अकाउंट? क्योंकि इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट यूके के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो इसने बैंक अकाउंट इंडिया में खोल दिया और उस बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर दिया। इंडिया में सेविंग अकाउंट खोला, पैसा जमा कर दिया, बैंक में एफडी करा दी। तो अगर बाहर के लोग इंडिया में आके एफडी करा रहे हैं, बाहर के लोग इंडिया में आके सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एनआरआई डिपॉजिट। अब एनआरआई डिपॉजिट देखो, पहली चीज तो कैपिटल अकाउंट में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये एसेट है। सोचो अगर मान्या ने, मान लो ये जो लड़की बैठी है इसका नाम मान्या है और ये यूके में रहती है और इसने इंडिया में आके एफडी करा दी, तो एफडी इसके लिए तो एसेट है। तो पहली चीज तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो गया। दूसरा, बाहर का बंदा इंडिया में आके एफडी करा रहा है, तो अगर बाहर का बंदा इंडिया में आके एफडी करा रहा है तो इससे तो इंडिया में फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हो रहा है। क्योंकि इससे इंडिया में फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हो रहा है, क्योंकि इससे इंडिया में फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हो रहा है, तो ये क्या हुआ? फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हो रहा है, इसलिए क्या हुआ?
क्रेडिट आइटम हुआ, पॉजिटिव आइटम हुआ ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बताइए आया कि नहीं आया? एनआरआई डिपॉजिट समझ गए सब लोग क्या होता है? समझे बेटा एनआरआई डिपॉजिट क्या होता है या नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए सर। तो व्हाट इज एनआरआई डिपॉजिट? देखो क्या लिखा है, एनआरआई डिपॉजिट इज अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। एनआरआई डिपॉजिट मेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी यानी इंडिया में। इंडिया में एनआरआई डिपॉजिट कर रहा है, कौन कर रहा है? एनआरआई डिपॉजिट मेड इन द इंडिया, कौन कर रहा है इंडिया में? बाहर के लोग कर रहे हैं। तो एनआरआई डिपॉजिट मेड इन इंडिया से क्या होगा? रिजल्ट्स इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी एंड दीज आर रिकॉर्डेड एज पॉजिटिव या क्रेडिट आइटम इन कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। मैं तो बच्चों को बोलता हूं हिंदी में याद रखो बोलना, बाहर के लोग इंडिया में आके एफडी करा रहे हैं या सेविंग अकाउंट खोल रहे हैं या रिकरिंग अकाउंट खोल रहे हैं, ये सब एनआरआई डिपॉजिट है। ये सब एनआरआई डिपॉजिट है। समझ में आया व्हाट इज एनआरआई डिपॉजिट? तो अच्छा मुझे बताओ कैपिटल अकाउंट के क्या क्या कंपोनेंट्स हो गए? बोरिंग हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, अभी हमने अगला आइटम क्या पढ़ लिया? एनआरआई डिपॉजिट। एनआरआई डिपॉजिट हो गया। अब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या है? व्हाट इज अगला पॉइंट? विच इज द नेक्स्ट वन? द नेक्स्ट पॉइंट इज बैंकिंग कैपिटल। व्हाट इज बैंकिंग कैपिटल? व्हाट इज, बड़ा इजी है ये। बैंकिंग कैपिटल क्या है? देखो बहुत कोई टेक्निकली अपन सोचे हार्ड है, नहीं है। इसमें एक ये नोट है, समझाऊंगा ये नोट क्या है ना, डोंट वरी। बैंकिंग कैपिटल क्या है पहले ये समझो। कुछ भी नहीं है बेटा। व्हाट इज बैंकिंग कैपिटल? इंडिया के बैंक्स के, इंडिया के बाहर के असेट्स, इंडिया के बैंक्स के, इंडिया के बाहर के असेट्स। जैसे इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है एचडीएफसी बैंक। नाउ यू वुड बी प्राउड टू नो आज के टाइम पे एचडीएफसी बैंक ने यूएसए तक ब्रांचेस खोली हुई हैं। आप यूएसए में वॉशिंगटन चले जाइए, शिकागो चले जाइए, कैलिफोर्निया चले जाइए, इन सिटीज का तो मुझे पता है, लॉस एंजलिस चले जाइए, लास वेगस चले जाइए, वहां पे आपको एचडीएफसी के ब्रांचेस मिल जाएंगे। अब एचडीएफसी ने वहां पे ब्रांच खोला होगा, सोच के देखना, एचडीएफसी ने अगर वहां पे ब्रांच खोला होगा, कहां ब्रांच खोला होगा एचडीएफसी ने? एचडीएफसी ने ब्रांच खोला होगा, कहां पे ब्रांच खोला होगा? एचडीएफसी ने ब्रांच खोला होगा, कहां पे ब्रांच खोला होगा एचडीएफसी ने? एचडीएफसी ने यूएसए में ब्रांच खोला होगा। तो यूएसए में उन्होंने लैंड खरीदी होगी, बिल्डिंग खरीदी होगी, प्लांट मशीनरी खरीदी होगी। अच्छा, अब हाँ, एसी, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ये सब प्लांट मशीनरी होते हैं, ठीक है, ये सब उन्होंने खरीदा होगा। अच्छा, अब उन्होंने ये सब तो खरीदा होगा जो खरीदा होगा। अब कल को वो ब्रांच बंद करेंगे, ब्रांच बंद करेंगे तो उन चीजों को बेचेंगे और बेचकर पैसा इंडिया लाएंगे। अब सोचो ये कि बैंक्स ने जब इंडिया के बाहर जाके ब्रांच खोली होगी तब तो हमारी कंट्री से आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी हुआ होगा, तो वो हो गया नेगेटिव आइटम ऑफ बीओपी। और कल को ब्रांच बंद करेंगे, ब्रांच के एसेट्स बेचेंगे और बेचकर पैसा इंडिया भेजेंगे, तो वो हो गया इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी यानी पॉजिटिव आइटम यानी क्रेडिट आइटम ऑफ बीओपी। यही है बैंकिंग कैपिटल। व्हाट इज बैंकिंग कैपिटल? पहले बोलो। बैंकिंग कैपिटल रेफर्स टू, बैंकिंग कैपिटल रेफर्स टू फॉरेन एसेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। अब इसमें इनफ्लो कब होगा? जब उन असेट्स को बेचा जाएगा, ड्यू टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन माने बेचना, रियलाइजेशन को ड्रॉ डाउन करना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रॉ डाउन। तो बोलो ड्यू टू रियलाइजेशन या ड्रॉ डाउन ऑफ फॉरेन एसेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, देयर विल बी इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। बोलो आया नहीं आया? तो आज बैंकिंग कैपिटल क्या हुई?
फॉरेन एसेट्स। किसके फॉरेन एसेट्स? कमर्शियल बैंक्स के। जब इनका रियलाइजेशन होगा, जब इनका ड्रॉडाउन होगा, तो इससे क्या होगा हमारी कंट्री में? इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। क्योंकि इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी होगा तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव आइटम या क्रेडिट आइटम। किसका पॉजिटिव या क्रेडिट आइटम हो गया? या पॉजिटिव या क्रेडिट आइटम हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट का। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बैंकिंग कैपिटल समझ में आई? बैंकिंग कैपिटल समझ में आई? बोलो आई कि नहीं आई? और लास्ट तो बहुत ही आसान है, लास्ट तो बहुत ही आसान है। पहले बताओ यहां तक क्लियर है? तो मुझसे एक बात बताओ, आपसे कोई पूछे यार कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आपसे कोई पूछे कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो आप बताओगे कैपिटल अकाउंट में बोरोइंग्स आता है, कैपिटल अकाउंट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, एनआरआई डिपॉजिट आती है, बैंकिंग कैपिटल आता है, और लास्ट है कितना इजी है सोचो, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। व्हाट इज शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट? मैंने इंडिया के बाहर गुड्स एक्सपोर्ट किए, इंडिया के बाहर गुड्स एक्सपोर्ट किया, आराम से चलना। इंडिया के बाहर जब गुड्स एक्सपोर्ट किए तो एक्सपोर्ट तो करंट अकाउंट में आता है, पर मान लो जिस बंदे को गुड्स एक्सपोर्ट किए उसे 2 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया। अब अगर उसको 2 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया तो वो हमारा 2 महीने के लिए क्या बन गया? डेटर। क्रेडिट पे एक्सपोर्ट करने से जब डेटर क्रिएट होंगे दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। वाइस वर्सा भी हो सकता है। हमने इंडिया के बाहर से गुड्स इंपोर्ट किए, तो गुड्स इंपोर्ट किए क्रेडिट पर, और सामने वाले को बोला कि तुझे पैसा 3 महीने बाद देंगे, तो ये हो गया शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। पर यहां पे हमारे आउटसाइड इंडिया क्या क्रिएट होंगे? क्रेडिटर्स। जब आउटसाइड इंडिया डेटर क्रिएट हुए, तो जब डेटर से पैसा आएगा तो दैट इज इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, दैट इज अ पॉजिटिव आइटम, दैट इज अ क्रेडिट आइटम। और अगर इंडिया के बाहर से इंपोर्ट किया था और बाहर क्रेडिटर्स क्रिएट हुए थे, और क्रेडिटर को आप क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं, तो क्रेडिटर को पेमेंट करने से फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होता है, तो दैट इज अ नेगेटिव आइटम, दैट इज अ नेगेटिव आइटम। इट रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। बताइए आया कि नहीं है? तो बहुत इजी है, डोंट मेक इट डिफिकल्ट। व्हाट इज शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट? डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आउटसाइड इंडिया। व्हाट इज शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट? व्हाट इज ट्रेड क्रेडिट? एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना क्रेडिट पे, और ये शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म क्यों होता है? क्योंकि जो क्रेडिट पीरियड होता है वो हमेशा 1 साल से कम होता है। 1 साल से ज्यादा यानी लॉन्ग टर्म, 1 साल से कम यानी शॉर्ट टर्म, तो इसीलिए हमने इसको शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट बोल दिया। सिंपली मींस हमारे वो डेटर्स और हमारे वो क्रेडिटर्स जो इंडिया के बाहर बैठे। बोलो आया नहीं आया? अरे बोलो यार, सबसे इजी आइटम ही यही है। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट को इजी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? बोलो। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट refers to debtors and creditors outside India। बोलो आया? अच्छा, डेटर्स का एक और नाम होता है, कोई बताएगा क्या होता है? डेटर्स का एक और नाम होता है, सीखा हो अगर आपने, ट्रेड रिसीवेबल्स। और क्रेडिटर्स का एक और नाम होता है ट्रेड पेबल्स। पता है आपको? ठीक है। तो आखिरी कंपोनेंट क्या हुआ कैपिटल अकाउंट का? एक ही लाइन है इसमें, बोलो। इट अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ परचेजेस यानी इंपोर्ट, सेल यानी एक्सपोर्ट इन इंटरनेशनल मार्केट विदाउट इमीडिएट पेमेंट। इमीडिएट पेमेंट नहीं हो रहा, मतलब जो सेल परचेज हो रही है वो क्रेडिट पे हो रही है। समझ में आया? बोलो। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ परचेजेस एंड सेल्स इन द इंटरनेशनल मार्केट विदाउट इमीडिएट पेमेंट। बिना इमीडिएट पेमेंट किए अगर इंटरनेशनल मार्केट में परचेज एंड सेल की जा रही है तो आप कहेंगे कि क्या क्रिएट हुआ है? शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट क्रिएट हुआ है। आई होप आया होगा सभी बच्चों को। तो ये 5 कंपोनेंट्स हो गए कैपिटल अकाउंट के। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कल मैंने आपको करंट अकाउंट का बैलेंस सिखाया था। करंट अकाउंट का बैलेंस कैसे निकलता है? याद बताओ, करंट अकाउंट का बैलेंस कैसे निकलता है? विजिबल ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल ट्रेड बैलेंस। फिर विजिबल ट्रेड का बैलेंस अपने को निकालना आता है, इनविजिबल का आता है, यही है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकलेगा, बोलो। बोरोइंग्स नेट प्लस फॉरेन इन्वेस्टमेंट नेट प्लस एनआरआई डिपॉजिट नेट प्लस
बैंकिंग कैपिटल नेट प्लस शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट नेट। नेट का क्या मतलब है? हमने जो बोरोइंग्स ली माइनस हमने जो दी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आई माइनस जो हमने बाहर करी, एनआरआई डिपॉजिट जो आए माइनस जो हमारे लोगों ने डिपॉजिट बाहर की। अरे यार, बाहर वाले हमारे देश में आके डिपॉजिट करेंगे तो हम भी तो बाहर जाके डिपॉजिट कर सकते हैं। बैंकिंग कैपिटल जो आई माइनस जो गई। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट में जो पैसा आया, आया तो जब होगा जब एक्सपोर्ट किया होगा, माइनस शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट में जो पैसा गया, गया तब होगा जब इंपोर्ट किया होगा। तो सबके नेट 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 अमाउंट निकालो, जोड़ दो, कैपिटल अकाउंट बैलेंस आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट बैलेंस का कोई फॉर्मूला नहीं है, 2 मिनट का फॉर्मूला। बोलो, नेट बोरोइंग्स प्लस नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एनआरआई डिपॉजिट प्लस नेट बैंकिंग कैपिटल प्लस नेट शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। ये लो फॉर्मूला देख लो, कुछ भी नहीं है। कैपिटल अकाउंट बैलेंस क्या, फॉर्मूला कोई है ही नहीं, इजी सा है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है बोरोइंग्स का नेट अमाउंट प्लस फॉरेन इन्वेस्टमेंट का नेट अमाउंट प्लस एनआरआई डिपॉजिट का नेट अमाउंट प्लस बैंकिंग कैपिटल का नेट अमाउंट प्लस शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट का नेट अमाउंट। क्लियर है? अच्छा, बीओपी का बैलेंस निकालना हो तो कैसे निकलेगा? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस प्लस करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस, पता नहीं हो तो मत बोलो, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस प्लस करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस एरर ओमिशन। मतलब जैसे अपन ने बैलेंसेस निकाले, बाद में कभी पता चला कि कोई गलती हो गई तो वो ठीक करना, बस। तो आपसे कोई पूछे ओवरऑल बैलेंस ऑफ बीओपी कैसे निकलता है, तो बोलो ओवरऑल बैलेंस ऑफ बीओपी अकाउंट इज अ टोटल ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंस। और जब फॉर्मूला लिखोगे तो कैसे लिखोगे? बैलेंस ऑफ बीओपी इज इक्वल टू करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर ओमिशन इफ एनी। हुई है तो कोई जरूर थोड़ी एरर हो गई। ज्यादातर क्वेश्चन में तो एरर वगैरह का अमाउंट देगा नहीं, कोई देगा तो कर लेंगे प्लस, उसमें क्या हो गया? क्लियर है क्या? अच्छा, अब ये बैलेंस पॉजिटिव आया मतलब सरप्लस है, नेगेटिव आया मतलब डेफिसिट है। सरप्लस आया मतलब हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी आई है, डेफिसिट आया मतलब हमारे देश से फॉरेन करेंसी गई है। कोई डाउट पूछ लो। यहां तक क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़े। आगे बढ़े तो अगला आ गया ओवरऑल बैलेंस ऑफ बीओपी अकाउंट। इट विल बी कैलकुलेटेड एज अ total of current account balance plus capital account balance plus error and omission। पॉजिटिव आने का क्या मतलब है? इफ बीओपी बैलेंस इज पॉजिटिव, ग्रीन, then it means there is BOP surplus. It means it causes net inflow of foreign currency। और नेगेटिव आया तो नेगेटिव माने रेड, लाल। इफ बीओपी बैलेंस इज नेगेटिव then it means there is BOP deficit and it causes net outflow of foreign currency। बोलिए, आ पा रहा है नहीं आ पा रहा? आ पा रहा? ये तो इजी है। ओवरऑल बैलेंस में क्या है? कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट कर लो, आ जाएगा ओवरऑल बैलेंस। और क्या ही है इसमें, कोई रॉकेट साइंस थोड़ा ही है भाई। तो ये फॉर्मूला है, ओवरऑल बीओपी बैलेंस इज इक्वल टू करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर एंड ओमिशंस। डन? बोलो भाई, आया क्या? हार्ड है क्या बताओ? हार्ड है क्या बताओ? कुछ नहीं है। समझ के चीजों को पढ़ो कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, कब करेंसी आ रही है, कब करेंसी जा रही है। समझ के पढ़ोगे, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। बोलो, आया? कल की क्लास मेन थी, वो अगर आपने ध्यान से पढ़ ली है तो इस चैप्टर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो। आप बताओ, मान्य आप एक डाउट पूछ रहे थे, बोलो। हो गया? आप बताओ, आप एक डाउट पूछ रहे थे,
बोरो कर लेगी, उसमें क्या हो गया? यही तो होता है, हमारे कंट्री में डेफिसिट ही है। इंडिया तो जब से पैदा हुई है तब से डेफिसिट है, 1947 से। 1947 से पहले तक अपन सरप्लस में चलते थे, फिर अंग्रेज हमारी हालत बिगाड़ के चले गए, तो उसके बाद से अपन डेफिसिट ही डेफिसिट है, जो डेफिसिट आता है वो उधार लिया जाता है, क्या ही करेगा। वर्ल्ड बैंक इसीलिए तो बैठा है, और क्यों बैठा है। यहां तक क्लियर है? आ जाएगा, ये पढ़ा देंगे आगे तुम्हें। पहले बताओ यहां तक क्लियर है? अब ये आ गया ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। क्या आ गया? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। व्हाट इज ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट? इजी, इट्स इजी। अरे इट्स इजी। हमारे देश की जितनी फॉरेन करेंसी है, हमारे देश में जितनी फॉरेन करेंसी आती है, सब आरबीआई के पास जाती है, सब आरबीआई के पास जाती है। बोलो, आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी रिजर्व्स ऑफ अ कंट्री। फिर बोलो, आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी रिजर्व्स ऑफ अ कंट्री। फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जिस अकाउंट में जमा होते हैं, दैट इज कॉल्ड ओआरए। ओआरए आरबीआई का फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स का अकाउंट है। आरबीआई की जो फॉरेन करेंसी की रिजर्व है, आरबीआई की जो फॉरेन करेंसी की रिजर्व है, वो जिस अकाउंट में पड़ी हुई है, वो जिस अकाउंट में पड़ी हुई है, उसी को बोला जाता है ओआरए, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। समझ में आया? समझ में आया? अब ये बीओपी का कंपोनेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, पहले ये समझ लो। ये बीओपी का कंपोनेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दो अप्रोच चलती है कि इसको बीओपी में दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते। ऐसे बोलने को हाइपोथेटिकली मैंने दो अप्रोच बोल दी, प्रैक्टिकली इसे हमेशा बीओपी में दिखाया जाता है इंडिया में। इंडिया के बाहर क्या हो रहा है, आग लगे हमें क्या करना। इंडिया में दिखाते हैं, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। ओआरए क्या है, मैं बताता हूं तुम्हें। लॉजिक से सीखना है तो लॉजिक से सीखो, रटना है तो लिखी हुई थ्योरी पढ़ लेना। पहले ये समझो, पहले ये समझो, बाकी सब छोड़ दो। पहले ये समझो कि ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है क्या। बताओ क्या है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट? ये आरबीआई का अकाउंट होता है जिसमें हमारी कंट्री के सभी फॉरेन करेंसी के जो रिजर्व्स हैं वो रखे हुए हैं। मतलब इस अकाउंट में पैसा जमा है। जैसे मेरे पास जितना पैसा है मेरे बैंक अकाउंट में जमा है, वैसे आरबीआई के पास जितनी फॉरेन करेंसी है वो ओआरए में जमा है। ठीक है, ये है। पहले ये समझ में आया? अब जैसे हमने एक बीओपी बनाया, एक्सपोर्ट से $100 आए, फिर एफडीआई से $200 आए, फिर आरओडब्ल्यू से $300 की ग्रांट डोनेशन आई, फिर $80 के हमने इंपोर्ट किए, और मैं कहता हूं $100 की हमने आरओडब्ल्यू में इन्वेस्टमेंट करी। तो इन दोनों ट्रांजैक्शन से फॉरेन करेंसी गई और इन तीनों ट्रांजैक्शन से फॉरेन करेंसी आई। तो बीओपी का नेट बैलेंस कितना आ रहा है? 100 प्लस 200 प्लस 100, 400। 400 ये दोनों माइनस के आइटम है, 180। तो 400 माइनस 180 कितना हुआ? 220। तो नेट बैलेंस पॉजिटिव का 220 है। ठीक है, पॉजिटिव का 220। बेटा तू अटपटे सवाल मत पूछा कर, और अगर पूछे तो बोर्ड पे पहले समझा कर। ठीक है, तो भैया हमारी कंट्री का फॉरेन करेंसी का नेट बैलेंस, बीओपी का नेट बैलेंस प्लस का 220 है। मुझे बताओ बीओपी का नेट बैलेंस पॉजिटिव का 220 है, इसका मतलब हमारे देश में करेंसी आई है या गई है? मतलब हमारी देश के रिजर्व्स बढ़ेंगे या कम होंगे? तो ये 220 रुपए यहां से निकाल लेंगे। बीओपी में 220 पड़े, यहां से निकाल लेंगे और आरबीआई के ओआरए में डाल देंगे। तो पता है ओआरए को बीओपी में अगर दिखाना है दिखा सकते हो, जो कि नॉर्मली दिखाया जाता है। ओआरए को अगर बीओपी में दिखाएंगे तो वैसा बैलेंसिंग फिगर आता है। तो अभी बैलेंस कितना आ रहा है? 220। तो यहां दिखाएंगे माइनस ओआरए 220। बच्चे बोलते हैं हो
माइनस क्यों दिखाया, दिमाग लगाओ। ये हाँ बोल दी, इसको समझ कुछ नहीं आया, घंटा कुछ नहीं आया। माइनस क्यों दिखाया, क्योंकि इसमें कितने का सरप्लस आ रहा था, 220, वो यहां से निकाला यानी माइनस, और कहां डाल दिया, ओआरए में, इसलिए माइनस आया। और जब ओआरए बीओपी में दिखा देंगे तो फिर बीओपी का नेट बैलेंस, बीओपी का नेट बैलेंस विल बी 0। जब ओआरए बीओपी में दिखाया जाता है तो एज आ बैलेंसिंग फिगर दिखाया जाता है, और क्योंकि ओआरए बीओपी में दिखाएंगे तो फिर बीओपी का बैलेंस हमेशा 0 आएगा। अब सुनना, थोड़ी छोटी छोटी बातें। अगर ओआरए बीओपी में नेगेटिव आइटम के तौर पे दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे बीओपी में सरप्लस आया था, यानी हमारे बीओपी में पॉजिटिव बैलेंस था। समझ में आई बात? बट ओआरए दिखाने के बाद बीओपी का बैलेंस 0 हो जाएगा। समझ गए या नहीं समझ गए? नहीं समझे? एक बार और ट्राई करते हैं। इसका वाइस वर्सा कौन बताएगा, फिर देखते हैं। वाइस वर्सा कौन बताएगा? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किया, $100 आए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करी, $200 आए। बाहर से ग्रांट डोनेशन करी, $100 आए। इंपोर्ट करा, $80 चले गए। हम लोगों ने बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करी, मैं एक बार के लिए मान रहा हूं $100 की, तो $100 चले गए। 100 आए, 200 आए, 100 आए, 80 गए, 100 गए। तो नेट में हमारी कंट्री में कितनी फॉरेन करेंसी आई? नेट में हमारी कंट्री में 220 की करेंसी आई है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे माइनस का ओआरए दिखा देंगे 220। ओआरए हमेशा एज अ बैलेंसिंग फिगर आता है, तो यहां पे हमने माइनस का दिखा दिया। यहां पे इसको माइनस का दिखाते ही हमारा नेट बैलेंस 0 हो गया। डन? डन है क्या? कोई डाउट? अब याद रखना, अगर ओआरए आपने बीओपी में दिखाया तो बीओपी में से कैपिटल अकाउंट का पार्ट बन के दिखाएंगे। सेपरेट नहीं दिखाया जाता है। किस में दिखाया जाएगा? कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट में नहीं। दूसरी चीज, ओआरए अगर बीओपी में दिखाओगे तो बीओपी का फाइनल बैलेंस हमेशा 0 आएगा। तीसरी चीज, ओआरए नेगेटिव में आ रहा है मतलब बीओपी में सरप्लस है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? अब वाइस वर्सा कौन बताएगा? सोच लो आराम से। वाइस वर्सा कौन बताएगा इसकी सिचुएशन? वाइस वर्सा सिचुएशन कौन बताएगा? वेट कर रहा हूं। बताओगे? बताओगे? चलो देखते हैं। बताना, मैं पहले सॉल्व करता हूं। अब ये फिगर सेम रहने देते हैं, चेंज नहीं कर रहा। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हुआ $100 का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई $200 की, ग्रांट्स आई $100 की, इंपोर्ट से $80 चले गए, इंपोर्ट से $80 चले गए, इन्वेस्टमेंट से $400 चले गए। नेट बैलेंस -80 आया। -80 आने का मतलब है कि हमारे देश से फॉरेन करेंसी गई है। जितने से फॉरेन करेंसी गई है उतने से हमारे रिजर्व्स कम हो गए होंगे। अब मैंने क्या बोला? ओआरए हमेशा एज अ बैलेंसिंग फिगर आता है, तो बैलेंस -80 का है। तो अगर इसको बैलेंस आउट करना है तो प्लस का ओआरए दिखाएंगे 80। जैसे ही प्लस का ओआरए दिखाया 80, नेट बैलेंस हो गया 0। तो क्या क्या समझना है? ओआरए सेम बात, पहले तो वही बीओपी में कहां आएगा? कैपिटल अकाउंट में। अगर दिखाओगे, नहीं दिखाओ तो मत दिखाओ। ओआरए अगर बीओपी में दिखाया तो बीओपी का नेट बैलेंस हमेशा 0 आएगा। और अगर ओआरए बीओपी में एज अ पॉजिटिव आइटम आ रहा है, इसका मतलब हमारे बीओपी में डेफिसिट है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? बोलो, यहां तक कोई डाउट है तो पहले पूछो, नहीं तो इसको रीड करा के खत्म करते हैं। कोई डाउट? पक्का? पक्का 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 पक्का, एकदम पक्का। चलो, तो कहां गया हमारा ओआरए? ओआरए
ये रहा सर ओ आर ए वेयर आर यू ओ आर ए, ये रहा। व्हाट इज ओ आर ए बताओ, होता क्या है पहले, ओ आर ए का मीनिंग क्या है? सोचो, 4 बार बता दिया तुम्हें। आरबीआई के जो फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स होते हैं वो जिस अकाउंट में डिपॉजिटेड रहते हैं उसे ओआरए बोलते हैं। ये आरबीआई का फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स का अकाउंट है। हमारे देश में जितनी फॉरेन करेंसी इस अकाउंट में डिपॉजिटेड है, ये ध्यान रखो आप। तो द ओवरऑल, पहले ओआरए क्या है ये समझो। ओआरए रिप्रेजेंट्स फॉरेन करेंसी रिजर्व्स of the country. RBI is the custodian of foreign exchange in India. अब ORA हमेशा BOP में एज अ बैलेंसिंग फिगर आता है, यही मेन समझना है। तो देखो क्या बोल रहा है, ओवरऑल बैलेंस किसका? BOP का इज फाइनली रिफ्लेक्टेड इन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट ऑफ RBI। ठीक है, बट ये तब है जब आप ओआरए बीओपी में दिखा रहे हो, मत दिखाओ, ये आपकी मर्जी है। बट अगर ओआरए बीओपी में दिखाओगे तो क्या होगा? केस 1, ओआरए इज शोन एज पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। अगर आपने ओआरए को बीओपी में दिखाया है तो इट विल बी कॉल्ड अबव द लाइन आइटम। क्या कहलाएगा? अबव द लाइन आइटम। क्यों बोलते हैं अबव द लाइन? लॉजिक बताऊं। अकाउंट का स्टेटमेंट क्या होता है? कोई भी अकाउंट बनाते हो, एंड में स्टेटमेंट क्लोज होता है। जिस लाइन पे स्टेटमेंट क्लोज हो रहा है वो है लाइन। अब जो आइटम स्टेटमेंट के अंदर आएगा वो इस लाइन के ऊपर रहेगा, इसलिए अबव द लाइन आइटम। जो आइटम्स स्टेटमेंट्स में आते हैं वो हमेशा अबव द लाइन होते हैं, और जो नहीं आते हैं वो बिलो द लाइन। ये ऐसी मैंने बता दिया लॉजिक, बाकी नहीं जानना चाहो मत जानो, वहां पे बस ये याद रखो कि अगर ओआरए को बीओपी में दिखाया है तो इट विल बी कॉल्ड अबव द लाइन आइटम। अच्छा बताओ, ओआरए को बीओपी में दिखाएंगे तो पहली चीज तो बीओपी हमेशा बैलेंस होगा। तो देखो क्या लिखा है, वेयर ओआरए इज शोन एज पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी, बीओपी विल ऑलवेज बैलेंस। अच्छा, अगर बीओपी में सरप्लस है तो ओआरए नेगेटिव होगा, और बीओपी में डेफिसिट है तो ओआरए पॉजिटिव होगा, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर है ना ये। तो देखो क्या बोल रहा है, बोल क्या रहा है, ध्यान दो। इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व, इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व यानी बीओपी सरप्लस इज इंडिकेटेड बाय नेगेटिव साइन ऑफ ओआरए। डिक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व यानी नेगेटिव बैलेंस इज इंडिकेटेड बाय पॉजिटिव साइन ऑफ ओआरए। क्लियर है? और अगर ओआरए बीओपी में नहीं दिखाया तो मत दिखाओ, फिर बीओपी आपका बैलेंस नहीं होगा, इतना सही है, और क्या है। तो वेयर ओआरए इज नॉट शोन एज पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी तो वो उसे बिलो द लाइन बोलेंगे। वेयर ओआरए इज नॉट शोन एज पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी देन देयर विल बी ईदर बीओपी सरप्लस। सरप्लस तब होगा जब रिसिप्ट्स आर मोर देन पेमेंट, या बीओपी डेफिसिट, डेफिसिट तब होगा वेयर रिसिप्ट्स आर लेस देन पेमेंट। क्लियर है? खत्म। कोई डाउट है तो बताओ। श्योर? आया समझ में? नहीं आया बेटा, कीप इट सिंपल। ओआरए बीओपी में एज अ बैलेंसिंग फिगर आता है, बीओपी में सरप्लस होगा तो ओआरए नेगेटिव होगा उसको बैलेंस करने के लिए। बीओपी नेगेटिव है तो ओआरए पॉजिटिव होगा उसको बैलेंस करने के लिए। यही है बस। और बीओपी में ओआरए दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो, कोई जरूरी नहीं होता।